नमस्कार मित्रों, मैं हूं रुचिका डावर और स्वागत है आप सबका हिंदी सरिता में। कहते हैं संपर्क के धागे से विशेष, ग्राम से देश, देश से विदेश, सब मिलके हिंदी को रखें सहेज। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। आप पीएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फार्मागुड़ी पोंडा के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, प्रयास नामक संस्था के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही काफ़ी जाने माने लेखक हैं, इनकी किताब भी है, प्रकाशित हुई है, और उसके साथ ही कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। तो मैं कहूँ तो हिंदी भाषा के गोवा में काफ़ी जाने माने नामी गिरामी सूरमा हैं। आइए मिलकर स्वागत करें डॉक्टर संदीप लोटलीकर जी का। डॉक्टर संदीप लोटलीकर, आपका हार्दिक स्वागत दूरदर्शन में। नमस्ते। आप यहाँ पर हमारे पास आज हम आए हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदी की, लेकिन आपके नाम से जो मुझे आभास होता है, आप गोवन मूल के हैं। आपकी जो प्राइमरी भाषा या मैं कहूँ जो प्राथमिक भाषा रही होगी बोलचाल की, वो कोंकणी रही होगी। उसके बाद उस समय गोवा में मराठी चलती थी, पुर्तगाली बोलने वाले लोग थे पहले। तो इस सब के बीच में हिंदी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? रुचिका जी, ऐसा है कि जब मैं विद्यार्थी दशा में था तो मेरी जो 10वीं तक की पढ़ाई है वो तो हो चुकी थी। जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मेरा उस समय कोई विचार नहीं था। जैसे कि मेरे जो माताजी के मामा जी हैं, वो बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। गोवा के पहले सभापति भी थे, श्री पापू शिरोडकर। तो उनके छोटे भाई मधुसूदन शिरोडकर जी ने मुझे कहा कि आपको आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। उस समय मैंने हिंदी और हिस्ट्री, इन दो विषयों में मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार कहा कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे बढ़ना चाहिए। और तब मैं गोवा यूनिवर्सिटी में मैंने एमए के लिए दाखला लिया और इस तरह से मैं एमए करने के लिए गोवा यूनिवर्सिटी में पहुंचा हूं। लेकिन सच कहूं तो गोवा विश्वविद्यालय में जाने के बाद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे अध्यापकों से पढ़ने का अवसर मिला जिसमें मैं कुछ नाम अवश्य लेना चाहूँगा। वैसे तो सभी का योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से जिनका प्रभाव या जिनका इम्प्रेशन मेरे दिमाग में है, वे थे डॉक्टर आदित्य प्रसाद त्रिपाठी और दूसरे थे डॉक्टर चंद्रबली तिवारी जी। तो डॉक्टर रोहिताश्व भी थे उस समय यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जब मैं गया था। तो ये कुछ ऐसे अच्छे गुरु मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में मिले जिनके कारण मेरा रुझान हिंदी की ओर बढ़ा। तो कुल मिलाकर ये बात है जी। चलिए, एक तरह से ये तो अच्छा हो गया कि बिल्कुल साक्षात्कार की शुरुआत में ही आपके गुरुओं को भी एक तरह से हमने नमन कर लिया और उनकी याद से आगे बढ़ते हुए, तो आप गोवा प्रदेश में पहले ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने हिंदी की सेट परीक्षा पास की। उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने 1997 में मैं एमए हो गया था और तब मुझसे पहले किसी ने भी जो सेट एग्ज़ाम थी या नेट एग्ज़ाम थी, किसी ने पास नहीं की थी जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय यह परीक्षा पास करना काफ़ी ज़रा कठिन काम था, काफ़ी जटिल था। तो मैंने जून में हमारा रिज़ल्ट आया 1997 में और एक 5-6 महीने का समय मेरे पास था। जनवरी के 98 में सेट की परीक्षा थी और जिसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की। मैंने मतलब दिन रात मैं पढ़ता था और मैं पहले ही अटेम्प्ट में मैं उस समय ये सेट एग्ज़ाम पास कर गया। वाह जी। ये तो उसमें काफ़ी हमारे
अध्यापक जो थे डॉक्टर शर्मा उस समय और कात्यायन जी भी थे यहाँ, उन्होंने भी काफ़ी मदद की किताबें दिलवाने में, और कुछ बातें जो कठिन लगती थी उसको सुलझाने में मेरी काफ़ी मदद की। एक चीज़ मैं और जिसका उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा इस सिलसिले में, नहीं तो शायद इतनी जल्दी मेरा पास होना मुश्किल था। मडगांव में एक बड़ी अच्छी संस्था है, राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा की संस्था है, जिसमें वहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो बड़ी रिच लाइब्रेरी है। अच्छा। और उसमें बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो अब मिलना मुश्किल है। तो उन किताबों का मैंने इतना इस्तेमाल किया है कि वहाँ के जो अध्यक्ष थे श्री माधव पंडित जी, उन्होंने एक बार मुझे कहा भी, एक बार मुझे बुलाया, जब वो देखते थे कि मैं काफ़ी किताबें खंगालता था, ढूंढता था, उन्होंने बुलाया और मुझे बिठाया और कहा कि मैं लगभग 30 साल से इस लाइब्रेरी को देख रहा हूँ, लेकिन जितना उपयोग इस लाइब्रेरी का तुमने किया है किसी और ने नहीं किया। तो एक तरह से मेरे लिए प्रेरणा का हाथ था जो उन्होंने मुझे दिया। तो ये भी एक तरह से शायद आपके अंदर वो रोशनी प्रज्वलित हो चुकी थी तब तक, और आपके अंदर वो एक जज्बा और एक जुनून उस भाषा को और जानने का या कहें उसे डिस्कवर करने का शायद वो जन्म ले चुका था। एंड मैं ये बात तो समझती हूँ कि एक बार सेट परीक्षा पास करने के बाद एक अपने आप में उससे एक बहुत प्रोत्साहन सा महसूस होता है भाषा में आगे बढ़ने में। लेकिन उसके बाद आपने एक संस्था भी ज्वाइन करी, जो बिल्कुल आप विद्यार्थी स्तर से आप पहले जुड़े, और वो संस्था थी प्रयास। प्रयास जो है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गोवा में एक कार्यरत ऐसी संस्था है जो हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत मेहनत कर रही है, हिंदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत अलग अलग आयोजन करते हैं। तो प्रयास के साथ आप कैसे जुड़े और किस तरह से ये रिश्ता ऐसे परवान चढ़ा कि आप उस संस्था के अध्यक्ष हुए? हमें ज़रा अपने और प्रयास के रिश्ते के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। जब प्रयास में मैं जुड़ा था तो मैं समझता हूँ कि ये बात 1997 के आसपास की ही बात है, क्योंकि ये संस्था जो है हमारे गुरुओं की बनाई हुई है। प्रयास के बारे में मैं थोड़ा और बताऊँ आपको। उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गोवा आज़ाद हुआ 1961 में, दिसंबर के 1961 में गोवा मुक्ति दिन है ये। और उसके बाद गोवा में बहुत सारे महाविद्यालय खुलने लगे, और जिसमें पहले 2 महाविद्यालय खुले, जिसमें मडगांव का पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय और पणजी में मिरामार में धेम्पे महाविद्यालय, ये 2 महाविद्यालय शुरुआत में खुले। और उसके बाद मापसा में सेंट जेवियर महाविद्यालय 1963 में आता है। जब गोवा में पहला महाविद्यालय खुला, चौगुले महाविद्यालय, पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय, तब पहले जो अध्यापक यहाँ आए उनका नाम था डॉक्टर मार्कंडेय सिंह। तो मार्कंडेय सिंह जब यहाँ आए तो उसके बाद उन्होंने देखा कि धेम्पे महाविद्यालय खुला, सेंट जेवियर महाविद्यालय खुला। तो उन्होंने अपने जो परिचित थे और जो प्रबुद्ध लोग थे, जिसमें कि उन्होंने पहले त्रिपाठी जी को बुलाया, आदित्य प्रसाद त्रिपाठी जी को, और उसके बाद चंद्रवली तिवारी जी को। तो आदित्य प्रसाद त्रिपाठी जी जो थे वे तो जेवियर में ज्वाइन कर गए, और चंद्रवली तिवारी जो थे वो धेम्पे में ज्वाइन कर गए। अच्छा। और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद बीडी मिश्र यहाँ आए, डॉक्टर अरविंद पांडे आए। मैं इन सब का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी काशी की परंपरा थी जी। और ये एक तरह से पूरी तरह यहाँ पर वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ स्थापित हो गए। तो एक मौके की तलाश में ये लोग आए, और ये वे लोग थे जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इनका संबंध था। जी। आप जानते होंगे कि हिंदी का एक तरह से गढ़ रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर जो परंपरा शुरू होती है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रुद्र जी और नामोर सिंह,
जैसी महान विभूतियां इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है, तो उस परंपरा से ये लोग जुड़े हुए थे जी। ये सब लोग गोवा में आए और एक तरह से हिंदी की, मैं समझता हूँ कि जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, उच्च शिक्षा में इन लोगों का योगदान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। और इतने दिग्गज अध्यापकों के आने से एक नई लहर जो है वो एक रिसर्जेंस शायद आ गई होगी बिल्कुल हिंदी के पठन पाठन में उस समय गोवा में। बिल्कुल एकदम से एक जिसे कहते हैं कि उस हिंदी की परंपरा को वे यहाँ ले आए और उस परंपरा को उन्होंने अपने विद्यार्थियों में भी डालने की कोशिश की है। और मैं आपको बताऊं रुचिका जी, ये जो अध्यापक थे ये मैं समझता हूँ कि बड़े शानदार अध्यापक थे। चाहे आप आदित्य प्रसाद त्रिपाठी जी का नाम लीजिए, चंद्रबली तिवारी जी का नाम लीजिए, इनसे तो मैंने पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएशन, और लोगों के बारे में मैंने सुना है। अरविंद पांडे जी से मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने सुना है। लेकिन एक इन्होंने यहाँ पर भी अध्यापक बनाए जी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने का काम किया जी। और मैं समझता हूँ कि इसी से ये प्रयास संस्था का निर्माण जो है, काफ़ी साल हो गए थे फिर इन लोगों को यहाँ गोवा में बसे हुए। तो ये बात है 1984 की, तकरीबन 40 वर्ष होने को आए। एक 20-22 साल बाद 1962-63 में लोग आए थे और एक 20-22 साल के बाद ये आज से एक लगभग 40 साल पहले ये बात उनके मन में आई कि गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ तो मड़गांव में था, लेकिन वहाँ पर उसका संबंध प्रचार और प्रसार में अधिक था और ज़्यादातर स्कूल के टीचर्स वगैरह जुड़े हुए थे। तो एक बैठक हुई उस समय और फिर वहाँ से ये प्रयास संस्था की शुरुआत होती है, जिसमें कि जो संस्थापक हैं उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसमें डॉक्टर आदित्य प्रसाद त्रिपाठी जी थे, डॉक्टर चंद्रबली तिवारी जी थे, डॉक्टर अरविंद पांडे थे, यहाँ के सतीश मापसेकर जो हैं वे थे, चौगुले के और एक प्राध्यापक थे RY मिश्रा जी। तो इन सभी लोगों ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि गोवा में जो एक बौद्धिक वर्ग है और जिसको हिंदी के साहित्य और भाषा में रुचि है, तो उनके लिए भी एक संस्था होनी चाहिए। और इस तरह से 1984 से ही प्रयास संस्था की शुरुआत हो जाती है। तो 1984 में प्रयास की नींव रखी गई और जैसे आपने नाम लिए हिंदी के दिग्गज अध्यापक प्राध्यापक अपने अपने विश्वविद्यालयों के आप कह सकते हैं कि विभागीय आप कह सकते हैं हेड, उसके साथ ही जाने माने लोग। लेकिन जब एक बार प्रयास की स्थापना हो गई उसके बाद सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिला ऐसी संस्था को? जी, ये जो प्रयास संस्था है ये एक रजिस्टर संस्था है। अच्छा। तो सरकार की ओर से भी इसे अनुदान मिलता रहा है और सरकार का भी हाथ है इसमें। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए हैं। जी, वो बताएं। कार्यकलाप और प्रचार प्रसार के लिए खास ये जो संस्था है प्रयास, ये क्या कर रही है? अगर आप देखें तो प्रयास जो है ये अगर मैं पहले के इसमें जाऊं, अगर जब मैं विद्यार्थी था, मुझे याद पड़ता है जब मैं MA कर रहा था, तो सबसे रोचक जो मुझे लगता था तो प्रयास में कुछ व्याख्यान आयोजित करते थे। अच्छा। बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान आयोजित होते थे। इसके अलावा कुछ संगोष्ठियाँ होती थीं और व्याख्यान ऐसे लोगों के आयोजित किए गए हैं, मैं नाम बताना चाहूँगा आपको। हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह का व्याख्यान यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर शिव कुमार मिश्र जी यहाँ आकर गए हैं। इनके अलावा भी शंभुनाथ सिंह आकर गए हैं। तो ऐसे लोग प्रयास संस्था में आकर अपने व्याख्यान यहाँ देकर गए हैं
और एक तरह से जो हिंदी है और हमारे जैसे जो लोग थे विद्यार्थी दशा में, तो हमको समृद्ध करके वे गए हैं। संगोष्ठियाँ भी यहाँ की इतनी रोचक होती थी। एक किस्सा मैं बयान करना चाहूँगा, थोड़ा अलग सा है। तो मुझे याद पड़ता है कि शिव कुमार जी आए हुए थे, शिव कुमार मिश्र, और अध्यक्षता कर रहे थे एक सत्र की। तो किसी ने पंत जी के गुस्ताखी में कुछ कह दिया, सुमित्रा नंदन पंत जी की गुस्ताखी में कुछ कह दिया। तो क्या कहा मैं आपको नहीं बताता, लेकिन वो ठीक नहीं था। तो इतना भड़क गए थे शिव कुमार जी, एकदम उठकर खड़े हो गए थे, और इतना गुस्सा करते हुए मैंने उनको पहली बार देखा था। लेकिन हमको लग रहा था कि इनका गुस्सा भी जायज़ है। तो फिर उसके बाद सब सेमिनार, इस तरह की बहसें उन संगोष्ठियों में होती थी, जहाँ पर इतने बड़े बड़े भाषावीर एक ही जगह एकत्रित हो जाएंगे। तो वहाँ पर तर्क वितर्क की स्थिति बनना भी लाजमी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि भाषा को लेकर सब उस समय बहुत ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं, एक अलग ही अवस्था होती है, एक क्लोज, जो आप एक उत्तेजना फील करते हैं उस भाषा को लेकर, एक जज्बा जो फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आप महसूस करते हैं वो कहीं ना कहीं एक तर्क वितर्क में भी कभी कभी निकल जाते हैं, और शायद यही ऐसी संगोष्ठियों की खासियत भी है। जी क्योंकि भाषा के बारे में इतना स्ट्रांगली शायद वही बात कर सकता है जो वाकई उस भाषा में एक बहुत ही विराट शख्सियत हो। बिल्कुल। तो वाकई आपसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गोवा की धरती जो है वो ऐसे लोगों के आने से इतनी समृद्ध हुई है। और एक समय में शायद बहुत लोग, देखिए आज तो हिंदी जो है वो गोवा में बहुत ही पॉपुलर है। मैं कहूँगी एक हिंदी अब एक ऐसी भाषा है जिसे गोवा में सब समझते हैं, सब बात करते हैं। कह सकते हैं कि जो मास मीडिया है, टेलीविज़न है, फिल्में हैं, उन्होंने हिंदी को गोवा में बहुत बढ़ावा भी दिया है। लेकिन उस समय में ऐसे प्रबुद्ध लोगों का यहाँ पर आना और भाषा को लेकर इतना ड्रामेटिक माहौल बन जाना, निश्चय ही ये प्रयास का एक अपना इतिहास रहा होगा। और आने वाले समय में प्रयास जो है वो, उसका क्या आप कह सकते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन, क्या रूपरेखा है आने वाले वर्षों के लिए? हाँ, आपके इस विषय पर आने से पहले मैं थोड़ी सी और बातें बताना चाहूँगा जी। कि ये तो संगोष्ठियों का हुआ। प्रयास में बड़े अच्छे काव्य सम्मेलन भी हुए हैं। अच्छा। और जिसमें बड़े अच्छे कवि आए हैं, हास्य कवि भी आए हैं, गंभीर कवि भी आए हैं। वाह। हास्य कवियों में शैल चतुर्वेदी जैसा कवि आया है, क्या बात है। नंद कुमार पाठक जैसा कवियों ऐसे कवियों की शिरकत प्रयास के कार्यक्रमों में हुई है। इसके अलावा हमने, प्रयास संस्था ने विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी सारे कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है ये संस्था। जैसे कि निबंध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, और हर साल हम लोग निबंध स्पर्धाओं का आयोजन करते हैं डिफरेंट अलग अलग संस्थाओं में, पोंडा में, मडगांव में, इस तरह तो ये से स्कूलों में करते हैं या विश्वविद्यालय? कॉलेजों में करते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा भाषण स्पर्धाओं का आयोजन प्रयास ने किया है। तो इस प्रकार से बहुत से कार्यक्रमों में, और प्रयास संस्था की ओर से एक रिसर्च पत्रिका, शोध पत्रिका भी छपती रही है प्रयास के नाम से। इसका कारण ये था कि गोवा के जो शोध करने वाले जो छात्र हैं या लोग हैं, उनको भी एक मंच मिले, ताकि जो उनके, क्योंकि आजकल की तरह नहीं था कि बहुत सी पत्रिकाएं बढ़ गई हैं। उस समय काफ़ी कम पत्रिकाएं हुआ करती थीं, और साल में 1 या 2 अंक प्रयास के निकलते थे, और वो शोध से भरे होते थे। तो इसमें शिव कुमार मिश्र और बड़े अच्छे लोगों के आलेख आप अगर देखेंगे पुराने अंक, तो वो ऐसे आलेख भी आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये प्रयास का कार्य रहा है। इधर थोड़ा सा कोरोना के कारण थोड़ा सा उसमें रुकावट आ गई थी, लेकिन अब फिर से वो उसको एक गति मिल गई है। जहाँ तक आप प्रयास की मैगजीन की बात करें, तो मुझे लगता है कि शायद जिस समय आप जैसे विद्यार्थी अपनी डॉक्टरेट की या सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया, मुझे लगता है ये आपकी कोशिश है
ये कम से कम जो आने वाले आगे जो विद्यार्थी हैं हिंदी के, शोधकर्ता हैं, कम से कम उनको जो है एक ही जगह काफ़ी सारा साहित्य का आप कह सकते हैं खजाना जो है मिल सके अपने शोध के लिए। जी जी तो जी। ये तो बहुत ही अच्छा है। आगे बता रहे थे आप कोरोना के बाद। नहीं, अभी जो आपने कहा कि थोड़ा सा रुकावट आ गई थी, लेकिन अभी हमने कुछ संगोष्ठियां की हैं। पिछले ही वर्ष पीएस महाविद्यालय में एक संगोष्ठी हुई। अभी हमने जो खंडोला महाविद्यालय है जी। उनके साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ साइन अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अभी प्रेमचंद और तुलसी जयंती भी वहाँ पर हम लोगों ने मनाई। वाह। तो इस प्रकार के कार्यों में हम कार्यरत हैं। भावी योजनाओं के बारे में भी मैं अवश्य कुछ बताना चाहूँगा कि भावी योजना मुख्य रूप से ये है कि जो पहले इस तरह से काव्य सम्मेलन होते थे जी। वो फिर से हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो मूल उद्देश्य है कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य वो जन तक पहुँचे, जी। इसके लिए खास करके जो विद्यार्थी है गोवा में, तो उनके माध्यम से उन तक वो पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए इसी प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे निबंध स्पर्धा कहिए, भाषण स्पर्धा कहिए, और इनके साथ साथ काव्य रचना करना, खुद का सृजन करना, क्रिएटिव राइटिंग को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। और एक विषय जो सामने आया है कि कभी कभी क्या होता है कि बड़ी गोष्ठियों करने के लिए काफ़ी सारा धन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा ना करके गोवा में कुछ शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं, जैसे कि मड़गांव है, पणजी है, फोंडा है, मापसा है। तो वहाँ अगर मान लीजिए कुछ लोग इकट्ठा हो जाए हिंदी प्रेमी जी, तो भले ही वो अध्यापक न हो, लेकिन काफ़ी सारे हिंदी प्रेमी गोवा में अब हैं। तो कुछ कहानियाँ लेकर, 2-4 कहानियाँ लेकर उस पर चर्चा हो सकती है, या कोई एक उपन्यास लिया गया उस पर चर्चा हो सकती है। तो मतलब आप एक बुक क्लब या जैसे लोकल चैप्टर्स जगह जगह बनाने के प्रयास जी 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 जी। तो इस तरह की गोष्ठियाँ हम लोग करना चाहते हैं, तो ताकि जो है हिंदी को एक गति मिले, हिंदी भाषा और साहित्य को वो विकसित प्रचार और प्रसार में एक हमारा प्रयास का भी योगदान हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत ही खूबसूरत मौका है हमारे उन सभी दर्शकों के लिए जो हिंदी भाषा के प्रेमी हैं, कि अगर आप प्रयास से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हो सकता है आपके शहर में या आपके गांव के आसपास भी कहीं प्रयास का एक लोकल चैप्टर बने, बुक क्लब बने, तो आप हिंदी की तरफ अपना योगदान और बेहतर रूप से दे सकते हैं। लेकिन हिंदी की तरफ योगदान देने की बात करूं तो हिंदी के बारे में, हिंदी का प्रचार मैं कह सकती हूँ, प्रसार कह सकती हूँ, लेकिन अब वो सेवा कितनी सही है। एक अगर हम एक हिंदी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में देखें, जो एक लेखन में एक एलिगेंस होती है, जो गरिमा होती है, तो बॉलीवुड ने हिंदी का पूरे भारतवर्ष में, भारत के बाहर बहुत प्रचार किया है। वो हिंदी की एलिगेंस को और हिंदी की गरिमा को संभाल पाए हैं या नहीं, ये अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस समय आपका हिंदी की ओर रुझान हुआ, आपका हिंदी की ओर रुझान हुआ क्योंकि आपके जो बड़े थे, आपके जो गुरु थे, उन्होंने आपको एक जेंटल पुश दिया, आपका जो मुंह है वो हिंदी की ओर मोड़ा और आपको हल्के से उस भाषा की ओर धकेल दिया और आप उस यात्रा पर निकल पड़े। आज जो आप हिंदी का स्तर देखते हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हिंदी के लिए किन ठोस प्रयत्नों की आवश्यकता है? बड़ा गंभीर और इसका बड़ा विस्तृत उत्तर मैं देना चाहूँगा कि क्योंकि आपने बॉलीवुड की भी बात की, हिंदी सिनेमा की खास करके जी, तो एक सच्चाई का बयान मैं भी करना चाहूँगा कि मैंने भी जो मेरा भी हिंदी का रुझान जो है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हिंदी फिल्मों के कारण ही हुआ है। ठीक है कि अध्यापकों से भी हमने कुछ सीखा, लेकिन जो रुचि हिंदी भाषा, क्योंकि भाषा मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति जब सीखता है तो वो सुनकर सीखता है, श्रुति से शुरुआत होती है। तो वहीं से हमारी भी शुरुआत हुई थी।
और अगर गोवा में हम बात करें, अगर गोवा में हिंदी, अगर आप बहुत 40-50 साल पहले जाएं तो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि कम से कम 40 साल पहले का इतिहास तो मैं जानता ही हूँ। जब से मैंने होश संभाला तो मेरी आत्या वगैरह जो हैं, फूफा जी बुआ जी, तो उनको हिंदी वगैरह बोलना नहीं आता था। लेकिन इसमें मैं बहुत बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका दूरदर्शन की मानता हूँ। देखिए 82 में दूरदर्शन गोवा में आया था, लेकिन काफ़ी कम वो प्रोग्राम्स नहीं, वो मेगावाट या कुछ कहते हैं, वो ठीक से तो सिग्नल वो कम था, फ्रिक्वेंसी वाला। फिर 85 में वो बढ़ गया, 85-86 में वो बढ़ गया, और फिर वो फैलने लगा। पहले वो डॉट डॉट जैसा आता था, मेरे बचपन में मैं वो डॉट डॉट देखते थे तो। और उस समय एक सीरियल आता था हम लोग जी, तो मडगांव और पणजी में तो अच्छा दिखाई देता था, केवल दूरदर्शन था। भारतवर्ष का सबसे पहला सोप ओपेरा था वो। लेकिन फिल्में क्या होता था कि फिल्में जो है वो थिएटर में लगती थी। जहाँ का मैं हूँ मडगांव में 2 थिएटर थे, एक मेट्रोपल और दूसरा विशांत। ब्लू पल नाम का थिएटर था, लेकिन वहाँ अंग्रेजी फिल्में ज़्यादा लगती थी। तो फिल्में कभी कभार देखते थे, और उसमें मेरे जैसा शौकीन व्यक्ति मैं तो देखता था। मेरे फादर भी बड़े शौकीन थे फिल्मों के, हम लोग देखते थे, लेकिन कम मात्रा में होता था। ये जो टेलीविज़न आया, खास करके दूरदर्शन, और दूरदर्शन में जो हम लोग जैसा सीरियल शुरू हुआ, तो ये जो हिंदी भाषा है ये घर घर में दस्तक देने लगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। और घर घर पे मैं कहता हूँ कि वो घुस गई, गृहिणियों तक में गई। और हम लोग के बाद तो जिस सीरियल ने पूरे समूचे भारत में कमाल किया वो था रामायण जी। रामायण ने पूरे भारत में एक तरह से तहलका मचा दिया था जी। वही बात गोवा में भी थी। 9 से लेकर 10 बजे तक आपको पूरा सन्नाटा छा जाता था, और हम लोग भी नहीं, सब घर में एक ही कमरे में। अरे घर में और नहीं, पड़ोसी पूरा। मैडम बताऊं, उस समय काफी कम लोगों के पास वो टेलीविजन हुआ करता था। तो भटकार के पास टेलीविजन होता था, भटकार यहाँ कहते लैंडलॉर्ड्स। तो हम लोग जाते थे और इस तरह से देखते थे। उस समय टीवी खरीदना वगैरह बड़ी मुश्किल बात थी। तो वो रामायण में हम लोग वो जाते थे, और काफ़ी कम घरों में टीवी होता था, तो हम लोग वो देखते थे और बड़ा आनंद आता था। और वहाँ से मैं समझता हूँ कि जो हिंदी लोगों के कानों तक पहुँचने लगी, गृहिणियों तक या और लोगों के तक, उसके बाद तो फिर सिलसिला ही शुरू हो जाता है। महाभारत, मैं कुछ चर्चित दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल के नाम बता रहा हूँ। नुक्कड़ नाम का एक सीरियल आता था, जिसमें बम्बईया भाषा में आरेला जारेला इस तरह की भाषा थी, टपोरी भाषा में। खानदान नाम का एक सीरियल आया, बुनियाद एक बड़ा काफी चर्चित सीरियल आया, वो सब। तो ये जो है जिंदगी और तमाम रजनी जैसे तमाम धारावाहिक उस समय आए, और काफी चाव से लोगों ने इनको देखा। और उसी तरह से भाषा जो है वो चुपचाप दबे पांव कब एक पूरे प्रदेश में फैल गई और सबके जीवन में भाषा ने अपनी जगह बनाई। लेकिन इसमें भी जो बहुत बड़ा जो तब्दीली आई वो भूमंडलीकरण के बाद आई है। कैसे? जैसे कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के अर्थमंत्री बन जाते हैं, और देश की जो अर्थव्यवस्था है ये सबके लिए खुल जाती है जी। मतलब ये एक खुली अर्थव्यवस्था का हमने स्वीकार किया, लिबरलाइजेशन जिसको कहते हैं, निजीकरण, और ये सारी चीजें आई। और यहाँ से आप देखिएगा प्राइवेट टीवी चैनल आए, जिसमें सोनी आया, जिसमें स्टार आया, जिसमें जी आया। और इन चैनलों का ऐसा आक्रमण गोवा में भी हुआ, इन्होंने बनाया, और इतने सारे चैनल्स आ गए और इतने सारे धारावाहिक आ गए। शायद आजकल लोग उसको सास भी कभी बहू थी जैसा जो सीरियल है
वो घर घर में शुरू शुरू में देखा जाता था। आजकल बहुत होने के बाद थोड़ा सा उससे लोग कन्नी काट रहे हैं। जी, एक स्टैग्नेशन पॉइंट है। लेकिन मैं फिर भी इस सब में कहूँगी कि जैसे आपने पहले बात की, अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें और वापस हम लोग की ओर जाएं, या इससे पहले जैसे आप प्रयास के बारे में बात कर रहे थे कि काव्य सम्मेलन हुए, तो मुझे लगता है कि फिर भी निश्चय ही निजीकरण के बाद भी, क्योंकि हिंदी जो थी वो पूरे भारतवर्ष में सब राष्ट्रभाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन उसके साथ ही सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है। तो ज़्यादातर निजी टीवी चैनल्स ने भी सबसे पहले हिंदी को ही माध्यम बनाया प्रोग्रामिंग का, लेकिन फिर भी दूरदर्शन जिस तरह से हिंदी को समर्पित है, मुझे लगता है उस तरह से कोई चैनल नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कवि सम्मेलनों की, तो मुझे लगता है होली के समय जो हास्य कवि सम्मेलन दूरदर्शन पर दिखाए जाते थे, वहीं से ये जो हिंदी की ये जो प्रतिभाएं हैं और ये जो हास्य सम्राट निकले, आप शैल चतुर्वेदी कहें, काका हाथरसी कहें, तो अगर वो गोवा जैसी जगह में आए और उनका मान सम्मान हुआ, तो मुझे लगता है कि जो उनको वो जो पहला एक्सपोजर मिला वो दूरदर्शन से मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि जब ऐसे बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग शुरू में गोवा आते थे, क्या लोग पहचान पाते थे? या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने एक संगोष्ठी आयोजित की है, एक काव्य सम्मेलन आयोजित किया है, आप सबको बता रहे हैं कि देखिए ये आ रहे हैं, ये आएंगे, ये शिरकत करेंगे, लेकिन लोगों में उनको लेकर कोई उत्साह ना हुआ हो क्योंकि वो भाषा को इतना नहीं जानते? नहीं, सच्चाई तो यह है कि जब मैंने भी पहली बार जब इस प्रकार का काव्य सम्मेलन देखा था जी, तो मैं भी नाम से परिचित नहीं था उस समय। अच्छा। शैल चतुर्वेदी को तो अब पूरा भारत जानता है, लेकिन उस समय उतना वो नाम से परिचित नहीं थे। तभी। लेकिन चूंकि हास्य कवि सम्मेलन हिंदी के बड़े मज़ेदार होते थे, हाँ। लोगों को एक काफ़ी मनोरंजन लोगों का होता था, तो लोग आते थे। और पणजी जैसे शहर में वो होता था, काफ़ी जिसे कहते हैं कि सुनने वाले लोग काफ़ी, तो श्रोता और प्रतिक्रिया दोनों दोनों भरपूर थी। दोनों होती थी, दोनों होती थी इस तरह से। आपने गोमांचल नाम की हिंदी पत्रिका में भी कुछ संपादन का कार्य किया है? हाँ, मैंने 3 वर्ष तक मैंने संपादन का कार्य किया गोमांचल पत्रिका का। तो 3 साल तक करने के बाद फिर मैंने ये जो कार्य है दूसरे हाथों में सौंप दिया। तो वो भी एक अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। राष्ट्रभाषा, गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ की ओर से वो पत्रिका अभी भी निकलती है वो। जी जी। और आपने एक किताब भी लिखी है? मेरा कार्य जो है मुख्य रूप से काशीनाथ सिंह पर है। मैंने अपने एमफिल भी उन पर की थी और मैंने पीएचडी भी उनके कथा साहित्य पर की है। तो काशीनाथ सिंह के संस्मरण साहित्य पर मेरी वो किताब आई है। काशीनाथ सिंह का संस्मरणात्मक साहित्य नाम की पुस्तक मेरी वो प्रसिद्ध हुई है। जी। चलिए, तो मुझे लगता है जो विद्यार्थी काशीनाथ सिंह जी पर शोध कर रहे हैं, आपकी पुस्तक जो है शायद उनके लिए एक बहुत खास रेफरेंस मटेरियल जो है वो हो सकती है। और इसके साथ ही आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए डॉक्टर संदीप लोटलीकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो आपकी हिंदी की ओर जो आप अग्रसर हैं, ये जो आपकी यात्रा है, इसमें अभी आपको और बहुत बड़े बड़े पड़ाव मिलें और किसी और मोड़ पर एक बार फिर हमारी दूरदर्शन के इसी स्टूडियो में आपसे फिर मुलाकात हो और हम हिंदी को इसी तरह आगे बढ़ाएं। जी, धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद दर्शकों।